नमस्कार, एडुक्राफ्ट पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। और आज की इस नई गहन चर्चा उसमें बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आज का जो हमारा विषय है ना, वो सच में हमारे सोचने के पूरे तरीके को ही चुनौती देने वाला है। बिल्कुल। अक्सर हम लोग बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, बहुत ही जटिल जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं उन पर माथापच्ची करते हैं। सही कहा। लेकिन कई बार जीवन के जो सबसे गहरे सच होते हैं ना, वो हमें गांव की धूल भरी पगडंडियों से या वहां की बातों से मिल जाते हैं। हाँ, और आज हम जिस विषय की गहराई में जाने वाले हैं, उसकी बुनियाद भी एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रामीण कहावत पर टिकी है। एग्जैक्टली। और वो कहावत है, दुधारू गाय के लतवो सहल जाला, जिसका सीधा सा मतलब है कि अगर गाय दूध दे रही है तो उसकी लात भी बर्दाश्त कर ली जाती है। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस चर्चा का जो मुख्य मिशन है वो यही खोजना है कि कैसे ये एक साधारण सी दिखने वाली लाइन सिर्फ खेती किसानी तक सीमित नहीं है। हाँ, बल्कि हमारे परिवारों, हमारे साहित्य, इतिहास और यहाँ तक कि आज की जो जटिल अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति है, जियोपॉलिटिक्स जिसे कहते हैं। हाँ, जियोपॉलिटिक्स, उस पर भी ये पूरी तरह से लागू होती है। तो शुरुआत करने के लिए मुझे लगता है ये एक बेहतरीन बिंदु है। जब हम इस कहावत के मनोवैज्ञानिक पहलू को खंगालते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ा कड़वा सच सामने आता है। मैं बता रही हूँ, इंसान दुनिया को मुख्य रूप से निवेश और मुनाफे के नजरिए से ही देखता है। इन्वेस्टमेंट और रिटर्न। बिल्कुल। ये कोई बहुत सचेत निर्णय नहीं होता कि हम बैठकर गणित लगा रहे हैं, बल्कि यह हमारी फितरत का हिस्सा है। सही बात है। हम जहां भी अपना समय, अपनी भावनाएं या संसाधन लगाते हैं, वहां से किसी न किसी प्रकार के लाभ की या रिटर्न की उम्मीद करते हैं। और जब वो लाभ काफी बड़ा होता है तो हम उस व्यक्ति या संस्था की छोटी मोटी कमियों को, उनके बुरे व्यवहार को या उनकी लातों को, उनकी लातों को नजरअंदाज करने के लिए अपने दिमाग को पूरी तरह तैयार कर लेते हैं। लेकिन एक मिनट, अगर हम इस बात को थोड़ी देर के लिए सच मान लें तो मैं सोच रहा था कि क्या इसका मतलब यह है कि हमारे सारे रिश्ते सिर्फ एक लेन देन पर टिके हैं? क्या ये नजरिया थोड़ा ज्यादा ही व्यावहारिक या यूं कहें कि स्वार्थी नहीं लगता? देखिए, ये स्वार्थी लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे सर्वाइवल या अपना अस्तित्व बनाए रखने की दृष्टि से देखें तो ये एक तरह का रक्षा तंत्र है। अच्छा। और इसे हम रोजमर्रा के जीवन में बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। आज के हमारे जो स्रोत हैं, जो नोट्स हैं, उनमें पारिवारिक गतिशीलता का एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। परिवार वाला उदाहरण। अक्सर देखा जाता है कि परिवार में जो सदस्य सबसे अधिक धन अर्जित करता है, जो मेन ब्रेडविनर होता है, बिल्कुल, जिस पर पूरे घर की आर्थिक जिम्मेदारी होती है, उसके प्रति बाकी सदस्यों का रवैया थोड़ा अलग ही होता है। जी तो है, अगर वो व्यक्ति कभी बहुत चिड़चिड़ा हो जाए, अनुचित गुस्सा करे या ताने भी मारे, तो परिवार के अन्य सदस्य बड़ी आसानी से उसे टाल देते हैं। वो कह देते हैं कि काम का बहुत तनाव रहता है बाहर। एग्जैक्टली। कोई खुलकर विरोध नहीं करता, क्योंकि सबको पता है कि घर की आर्थिक गाड़ी उसी सदस्य के पहियों पर चल रही है। तो यहाँ वो कमाने वाला सदस्य उस दुधारू गाय की भूमिका में आ गया। बिल्कुल। परिवार उसकी उपयोगिता को देखता है। अगर उसका गुस्सा या उसकी बुरी आदतें वो लात हैं, तो परिवार उसे इसलिए सह लेता है क्योंकि उन्हें आर्थिक सुरक्षा रूपी दूध मिल रहा है। क्या बात है। लोग अपनी सहनशीलता की सीमा को उस उपयोगिता के हिसाब से बढ़ा या घटा लेते हैं। ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे हम अपनी नैतिक सीमाओं को अपनी सुविधानुसार इतना लचीला बना लेते हैं। अब यहाँ ये बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि परिवार वाली बात से मुझे एक और चीज याद आई जो हमारे आज के दस्तावेजों में बहुत गहराई से बताई गई है। इतिहास वाला हिस्सा। ये सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं है। अगर हम भारत के इतिहास के पन्नों को पलटें, विशेषकर जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम का दौर था, तो यही ग्रामीण तर्क एक विशाल राष्ट्रीय पैमाने पर काम करता हुआ दिखाई देता है। और ये इस पूरे विश्लेषण का शायद सबसे जटिल और विचारणीय हिस्सा है। बिल्कुल। जब हम स्वतंत्रता आंदोलन के दौर को देखते हैं तो तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच के संबंधों में हमें इसी सिद्धांत की स्पष्ट झलक मिलती है। कैसे? थोड़ा इसे खोलते हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों पर अगर हम गौर करें तो पता चलता है कि कांग्रेस को मुस्लिम लीग को अपने साथ बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी। काफी खींचतान थी। हाँ,
मुस्लिम लीग की अपनी अलग मांगें थीं और उनके रवैये से लगातार मतभेद और तनाव पैदा हो रहा था। सही। कई बार तो असहमतियां इतनी ज्यादा गहरी हो जाती थीं कि साथ चलना लगभग असंभव सा लगने लगता था। तो यहाँ मतलब एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि अगर इतनी ही समस्या थी तो तत्कालीन कांग्रेस ने कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाया? क्या एक स्पष्ट रेखा खींच देना ज्यादा सैद्धांतिक नहीं होता? बार बार उनकी असहमतियों को क्यों सहा जा रहा था? क्योंकि उस समय दांव पर क्या लगा था, हमें ये देखना होगा। अच्छा। उस समय का सबसे बड़ा और एकमात्र लक्ष्य था ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी पाना। बिल्कुल, आजादी सबसे ऊपर थी। सिद्धांतों पर अड़े रहने से शायद कुछ वैचारिक संतुष्टि मिल जाती कि हमने अपना स्टैंड ले लिया, लेकिन जमीन पर वो लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती थी। कांग्रेस का नेतृत्व ये बहुत अच्छी तरह समझता था कि अगर अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति को हराना है, डिवाइड एंड रूल, हाँ, तो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन किसी एक वर्ग या पंथ तक सीमित नहीं रह सकता। यानी आंदोलन को एक जन आंदोलन का रूप देना अनिवार्य था। बिल्कुल। और उसके लिए हर वर्ग का साथ चाहिए था। सही कहा। और उस समय मुस्लिम लीग के पास मुसलमानों का एक बहुत बड़ा जनाधार था। करोड़ों लोगों को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक साथ खड़ा करने के लिए उस जनाधार का साथ होना रणनीतिक रूप से अत्यंत आवश्यक था। तो मतलब कांग्रेस जानती थी कि अगर उन्हें ये विशाल समर्थन चाहिए तो उन्हें मुस्लिम लीग के साथ वैचारिक मतभेदों को सहना ही पड़ेगा। हाँ, राजनीतिक खींचतान को भी। तो अगर हम इसे वापस अपनी उसी कहावत से जोड़ें, दुधारू गाय वाली, तो यहाँ आजादी का व्यापक जन समर्थन वो मुख्य उपयोगिता थी, यानी दूध था। बिल्कुल। और मुस्लिम लीग के साथ होने वाले लगातार वैचारिक टकराव वो लाते थीं जिन्हें एक बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए सहा जा रहा था। ये रणनीतिक यथार्थवाद का यानी स्ट्रेटेजिक रियलिज्म का एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। इतिहास में अक्सर सही और गलत के बीच चुनाव नहीं होता। तो किसके बीच होता है? बल्कि दो मुश्किल रास्तों में से उस रास्ते का चुनाव होता है जो बड़े लक्ष्य तक ले जाए। राजनीति और इतिहास अक्सर आदर्शों की तुलना में व्यावहारिकता पर अधिक चलते हैं। ये एक बहुत ही परिपक्व नजरिया है। जब कोई संस्था या समूह आपके किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति में उपयोगी साबित होता है ना, तो नेतृत्व को कड़वे घूंट कीने ही पड़ते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये इंसानी फितरत, ये उपयोगिता वाली बात सिर्फ राजनीति या इतिहास तक ही सीमित नहीं है। हमारे आज के नोट्स में हिंदी साहित्य की एक बहुत ही कालजयी रचना का भी जिक्र है। अरे हाँ, वो कहानी जो इस बात को इतने हास्य और व्यंग्य के साथ पेश करती है कि समाज का असली चेहरा ही सामने आ जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु जी की मशहूर कहानी पंचलाइट। पंचलाइट तो इस पूरी मनोवैज्ञानिक अवधारणा का जैसे एक जीता जागता चित्र है। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं है, बल्कि हमारे समाज के जो दोहरे मापदंड हैं, उनकी एक बहुत ही गहरी समीक्षा करती है। तो जो सुनने वाले इस कहानी से शायद अपरिचित हों, उनके लिए अगर हम इसका थोड़ा खाका खींचें, तो गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके मेले से सार्वजनिक उपयोग के लिए एक पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे बहुत सम्मान के साथ पंचलाइट कहते हैं। हाँ, पंचलाइट। पूरे गांव में एकदम उत्सव का माहौल है, पूजा पाठ की तैयारी हो रही है। लेकिन तभी एक ऐसा संकट आ खड़ा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और वो संकट बड़ा ही हास्यास्पद था। संकट ये था कि उस पूरे गांव में किसी को भी वो पंचलाइट जलाना ही नहीं आता था। सोचिए, तकनीक का अभाव और गांव वालों का जो भोलापन है, वो यहाँ एक बड़ी हास्यास्पद लेकिन गंभीर स्थिति पैदा कर देता है। अब ये सिर्फ एक उपकरण के न जलने का मामला नहीं रह गया था। दूसरे गांव के लोग उनका उपहास करने लगे थे, मजाक उड़ा रहे थे कि बिना जाने खरीद लाएं। हाँ, ये सीधे तौर पर पंचायत की और गांव की इज्जत का सवाल बन गया था। इज्जत जो दांव पे लगी थी। और तभी कहानी में एंट्री होती है हमारे मुख्य पात्र की, गोधन की। गोधन उसी गांव का एक मनमौजी युवक है, लेकिन पंचायत ने उसे सजा देकर उसका पूरी तरह से सामाजिक बहिष्कार किया हुआ है। उसका हुक्का पानी बंद है। बिल्कुल। और क्यों बंद है? क्योंकि वो मुनरी नाम की एक लड़की से प्रेम करता है और सलीमा यानी सिनेमा के गाने गाता हुआ निकलता है। सलीमा का गाना, हाँ। समाज के ठेकेदारों की नजर में ये एक बड़ा भारी नैतिक अपराध था। इसलिए उसे समाज से एकदम अलग थलग कर दिया गया। लेकिन कहानी का असली व्यंग्य तो तब सामने आता है जब मुनरी के जरिए पंचायत तक ये खबर पहुंचती है कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है। अरे बाप रे, अब क्या होगा? अब पंचायत के पंचों के सामने एक भारी धर्म संकट है। एक तरफ उनका अपना ही बनाया हुआ कठोर नैतिक नियम है जिसके तहत गोधन एक अपराधी है।
और दूसरी तरफ गांव की इज्जत है जो उस बिना जले पंचलाइट के साथ अंधेरे में डूब रही है। ये देखना सच में बहुत दिलचस्प है कि कैसे पंचायत के वो कड़े नियम गांव की इज्जत के आगे मोम की तरह पिघलने लगते हैं। बिल्कुल पिघलते हैं। पंचों को समझ आ जाता है कि अगर आज पंचलाइट नहीं जली ना तो दूसरे गांव वालों के ताने जिंदगी भर सुनने पड़ेंगे। इसलिए वो अपनी सारी नैतिकता को ताक पर रखकर गोधन को बुलवाते हैं। गोधन आता है, थोड़ा भाव खाता है, हाँ, शर्त रखता है कि स्पिरिट नहीं है तो गरी के तेल से जलाऊंगा। एग्जैक्टली। और फिर अपनी होशियारी से पंचलाइट जला देता है और पूरा गांव खुशी से झूम उठता है। और जैसे ही पंचलाइट की रोशनी चारों तरफ फैलती है, समाज का वो नियम कैसे बदलता है ये देखने लायक है। गोधन ने सिर्फ पंचलाइट नहीं जलाई, उसने समाज के लिए अपनी उपयोगिता साबित कर दी। सही बात है। और उस उपयोगिता के साबित होते ही क्या होता है, उसकी सारी पुरानी खताएं, सारे अपराध एक ही झटके में माफ कर दिए जाते हैं। हाँ, पंचायत का मुखिया खुद गोधन से कहता है कि तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। क्या बात है। मतलब जिस बात के लिए कल तक उसे गांव से निकाला गया था, आज वही बात पूरी तरह स्वीकार्य हो गई। क्यों? क्योंकि आज वो गांव के लिए एक दुधारू गाय बन गया था। जब तक वो सिर्फ एक प्रेमी था, वो समाज के लिए एक सिरदर्द था। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही वो उनका उद्धारकर्ता बना, समाज ने खुशी खुशी उसकी सारी लातें सह लीं। रेणु जी ने ना इस कहानी के माध्यम से समाज के एक बहुत ही गहरे पाखंड को उजागर किया। ये कहानी हमें बताती है कि समाज के जो नैतिक नियम होते हैं वो कोई पत्थर की लकीर नहीं होते। सही कहा। वे उपयोगिता की वेदी पर आकर अक्सर बहुत लचीले हो जाते हैं। अगर आप समाज के काम के हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा कौशल है जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है, तो आपके कई अवगुणों को समाज खुशी खुशी अपनी आंखें बंद करके स्वीकार कर लेता है। ये सच में एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। परिवार के कमाने वाले सदस्य से लेकर राष्ट्रीय आंदोलन की रणनीतियों और गांव की पंचायत तक हमने देखा कि ये कहावत कैसे काम करती है। बिल्कुल। लेकिन तो इसका कुल मिलाकर क्या मतलब है? अगर हम इसे आज के संदर्भ में और भी बड़े पैमाने पर देखें तो क्या होगा? आप ग्लोबल स्टेज की बात करें? हाँ, हमारी आज की चर्चा का आखिरी और शायद सबसे प्रभावशाली हिस्सा हमें इसी गांव की चौपाल से उठाकर सीधे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स यानी अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति और फॉरेन पॉलिसी के मंच पर ले जाता है। भू राजनीति तो इस सिद्धांत का कह सकते हैं कि सबसे बड़ा अखाड़ा है। कैसे? अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भावनाएं, नैतिकता या पुरानी दोस्ती ये सब बहुत कम मायने रखती हैं। वहां सब प्रैक्टिकल है। बिल्कुल। वहां सबसे ऊपर होती है राष्ट्रीय उपयोगिता, नेशनल इंटरेस्ट। अगर हम हमारे स्रोत के आधार पर अमेरिका और भारत के वर्तमान संबंधों का गहराई से विश्लेषण करें ना, तो ये पूरी अवधारणा एकदम स्पष्ट हो जाती है। चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। हाल के वर्षों में हमने देखा है कि भारत और अमेरिका के बीच कई मुद्दों पर स्पष्ट वैचारिक मतभेद रहे हैं। हाँ, बहुत बार। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण रूस यूक्रेन युद्ध का है। अमेरिका और पश्चिमी देश रूस को पूरी तरह से अलग थलग करने की कोशिश कर रहे थे और भारत का स्टैंड अलग था। बिल्कुल। भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग से दूरी बनाई, तटस्थ रहा और अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से भारी मात्रा में तेल भी खरीदा। सही बात है। सामान्य परिस्थितियों में कोई भी महाशक्ति ऐसे कदम को अपने खिलाफ बगावत मानकर कड़े प्रतिबंध लगा सकती थी। और यही वो बिंदु है जहां हमें ये पूछना चाहिए कि अमेरिका ने ऐसा क्यों नहीं किया। भारत के इस कदम के बावजूद अमेरिका ने अपने रिश्ते क्यों नहीं बिगाड़े? इसका उत्तर इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र। हाँ, उस क्षेत्र की भू राजनीति में छिपा है। इस पूरे क्षेत्र में चीन एक आक्रामक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। ये तो दुनिया देख रही है। अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव और उसके आर्थिक सैन्य दबदबे को संतुलित करने के लिए, काउंटर करने के लिए, बिल्कुल, भारत की भौगोलिक स्थिति, उसका विशाल बाजार और उसकी सैन्य क्षमता अमेरिका के लिए अपरिहार्य है। मतलब अमेरिका के पास इस पूरे क्षेत्र में भारत के अलावा कोई और ऐसा मजबूत विकल्प नहीं है जो चीन को उसी के आंगन में चुनौती दे सके। एकदम सही। और इसीलिए क्वाड, QUAD जैसे समूह इतने महत्वपूर्ण हो गए, जहां भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सटीक बात। अमेरिका के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी स्ट्रेटेजिक पकड़ बनाए रखना रूस यूक्रेन युद्ध से भी बड़ा और दीर्घकालिक लक्ष्य है। लॉन्ग टर्म गोल। हाँ, इस बड़े लक्ष्य के लिए भारत उनका सबसे उपयोगी साझेदार है।
भारत वह दुधारू गाय है जो इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने में अमेरिका के काम आ रही है। क्या बात है, बहुत ही सटीक तुलना है। इसलिए अमेरिका भारत की स्वतंत्र विदेश नीति, मानवाधिकारों पर अलग विचारों या व्यापारिक मतभेदों रूपी जो लाते हैं, उनको चुपचाप सह रहा है। और अगर हम सिक्के के दूसरे पहलू को देखें तो भारत के लिए भी ये सच है। बिल्कुल सच है। भारत को भी अपनी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए और महत्वपूर्ण तकनीकों के लिए अमेरिका की सख्त जरूरत है। अमेरिका की नीतियां कई बार भारत के घरेलू हितों से टकराती हैं, लेकिन भारत भी उन असहमतियों को बर्दाश्त करता है। यह शुद्ध रूप से यथार्थवाद है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, केवल स्थायी हित होते हैं। बिल्कुल। जब दांव पर अरबों डॉलर का व्यापार और राष्ट्रीय सुरक्षा लगी हो, तो देश एक दूसरे की कमियों या वैचारिक दूरियों को दरकिनार करना ही समझदारी मानते हैं। सही कहा। ये वही ग्रामीण ज्ञान है जिसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश सूट और टाई पहनकर संयुक्त राष्ट्र और बड़े-बड़े कूटनीतिक सम्मेलनों में लागू कर रहे हैं। ये देखना सचमुच विस्मयकारी है कि कैसे ज्ञान की एक छोटी सी बूंद में पूरा समंदर समाया हो सकता है। बिल्कुल। चलिए अब इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटने की कोशिश करते हैं। हाँ। आज के इस डीप डाइव ने हमें एक बहुत ही साधारण सी भोजपुरी और हिंदी कहावत का एक असाधारण रूप दिखाया है। दुधारू गाय के लतवो सहल जाला सिर्फ मवेशियों और किसानों की बात नहीं है। ये मानव मनोविज्ञान का वो दर्पण है जो हमें दिखाता है कि हम उपयोगिता और सहिष्णुता के बीच कैसे संतुलन बिठाते हैं। हमने देखा कि कैसे ये परिवार के उस कमाने वाले सदस्य की कहानी है जिसके गलत व्यवहार को सिर्फ इसलिए सहा जाता है क्योंकि वो घर चलाता है। बिल्कुल। ये पंचलाइट के गोधन की कहानी है जिसके हुनर की जरूरत पड़ते ही समाज के सारे कड़े नियम ताक पे रख दिए जाते हैं। 7 खून माफ। हाँ, हमने इतिहास के पन्नों में देखा कि कैसे एक बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य के लिए तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व ने मुस्लिम लीग की वैचारिक असहमतियों का बोझ उठाया। सही बात है। और अंत में हमने आज के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देखा कि कैसे दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियां भी इसी उपयोगिता के सिद्धांत के आधार पर अपनी कूटनीति चला रही हैं। इस पूरी चर्चा से जो एक बात सबसे ज्यादा उभर कर आती है वो ये है कि हम चाहे अपने व्यक्तिगत जीवन में हों या फिर वैश्विक स्तर पर काम कर रहे हों, हम लगातार अपने आसपास के लोगों और संस्थाओं का मूल्यांकन कर रहे होते हैं। बिल्कुल। ये ज्ञान हमें दुनिया को ज्यादा स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है। जब हम किसी के बुरे व्यवहार को बिना किसी शिकायत के सहते हुए समाज को देखते हैं तो अब हम उसके पीछे की असली वजह समझ सकते हैं। और ये समझ हमें खुद के व्यवहार का भी आत्मनिरीक्षण करने का मौका देती है। वो कैसे? हम ये पहचान सकते हैं कि हम कहाँ उपयोगिता के नाम पर गलत चीजों से समझौता कर रहे हैं और कहाँ ये समझौता वास्तव में किसी बड़े और सकारात्मक उद्देश्य के लिए जरूरी है। बहुत ही गहरी बात कही आपने। ये संतुलन ही तो जीवन और समाज को सुचारू रूप से चलाता है। बिल्कुल सही। इस चर्चा ने वाकई कई परतों को उधेड़ कर रख दिया है। लेकिन इस गहरी चर्चा को समाप्त करने से पहले हम सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहते हैं जो शायद कुछ समय तक दिमागी उथल-पुथल मचाए रखे। हाँ, सोचने वाली बात है। हमने ये तो मान लिया कि हम हमेशा उन लोगों या संस्थाओं की कमियों और गलतियों को माफ कर देते हैं जो हमारे लिए अत्यधिक उपयोगी साबित होते हैं। लेकिन क्या इस व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाने की प्रक्रिया में हम धीरे-धीरे अपने नैतिक कंपास यानी अपने सही और गलत पहचानने के बुनियादी ढांचे को हमेशा के लिए कमजोर कर देते हैं? बहुत बड़ा सवाल है। क्या उपयोगिता के आधार पर लगातार समझौते करते रहने से एक दिन समाज के सारे आदर्श खोखले नहीं हो जाएंगे? या फिर शायद इंसानियत और इस जटिल दुनिया को टूटने से बचाने का और इसे आगे बढ़ाते रहने का यही एकमात्र यथार्थवादी तरीका है? बिल्कुल, इस द्वंद्व को सुलझाना इतना आसान नहीं है। जी हाँ। आज की इस बेहद विचारोत्तेजक और गहन चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसे ही दिलचस्प विषय की गहराई में उतरने के लिए। तब तक के लिए विचार करते रहिए।